हेलो गाइस, वेलकम टू कैमलर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ में क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स के बारे में सीखने वाले हैं एंड उसके बाद हम अगर टाइम बचा तो सॉलेंट इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा एंड अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। सबसे पहले तो क्रोमोफोर्स क्या है, ऑक्सोक्रोम्स क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो क्रोमोफोर्स से स्टार्ट करते हैं। क्रोमोफोर्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए और वही कंपाउंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एब्जॉर्प्शन किसका? यूवी विजिबल रेडिएशन का, यूवी विजिबल रेडिएशन का। ठीक है। अब यूवी विजिबल रेडिएशन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको समझाया था कि यूवी विजिबल रेडिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो यूवी रेडिएशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 200 से 400 नैनोमीटर एंड विजिबल रेडिएशन 400 से 800 नैनोमीटर रेंज होती है ये रेडिएशन की। तो आपका जो क्रोमोफोर्स है वो एक्चुअली विजिबल रेडिएशन में और यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन बताना चाहिए। अगर ऐसे कोई कंपाउंड होते हैं उसे हम क्रोमोफोर्स कहते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, इथिलीन, कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कुछ जो भी होते हैं कार्बोनिल ग्रुप, वो एज अ क्रोमोफोर रिएक्ट करते हैं ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं उसमें जैसे मैंने कहा वैसे एल्डिहाइड के इथिलीन, कार्बोनिल ग्रुप ऐसा कुछ होते हैं। तो उसमें भी ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले जो जितने भी क्रोमोफोर्स है वो उसे एक्चुअली क्या कहते हैं? डिपेंड क्रोमोफोर्स कहते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ऐसे क्रोमोफोर्स। यानी कि ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो दो ट्रांजिशन कंपलसरी होना चाहिए। एक तो होगा आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन एंड दूसरा होगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है। अगर ये दो ट्रांजिशन होते हैं तभी उसे हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। यानी कि इसके लिए तो एक चीज़ कंपलसरी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होना है तो उसके लिए आपको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होने चाहिए, वो तो कंपलसरी है। इसलिए उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले, इसलिए उसे क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो जिस कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो सभी जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड डिपेंड क्रोमोफोर हम कहते हैं। जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ वाले कंपाउंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 COCH3 यानी कि एसीटोन है, कीटोन, तो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड है कलरलेस कंपाउंड है, बट दूसरा ही एक कीटोन उसमें और इंक्रीज हो गया तो इसका कलर चेंज होकर येलो हो गया। तो आप देख सकते हो कि पहले एक ही कार्बोनिल ग्रुप था, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था, तब वो उसमें कलर नहीं था। बट जैसे ही दूसरा कार्बोनिल आया यानी कि दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे वो डिपेंड रहा। ठीक है, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे डिपेंड रहा, तो जैसे ही दूसरा ऐड हुआ तो तुरंत ही उसका कलर चेंज होकर येलो हो गया। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, बट एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, उसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं है। इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्रोमोफोर्स कहेंगे। बट कैसे क्रोमोफोर्स? डिपेंड क्रोमोफोर्स, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे ऐसे क्रोमोफोर्स। और एक्चुअली ये जो डिपेंड क्रोमोफोर्स होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा जितने भी है वो सभी एज अ डिपेंड क्रोमोफोर्स रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोफोर्स विथ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा वैसे
कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होना चाहिए, वैसे ही कंपाउंड क्रोमोफोर्स एज अ रिएक्ट करेंगे। बट हमने यहाँ पे एक तो देख लिया कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं उससे डिपेंड क्रोमोफोर कहते हैं। बट अब जिस कंपाउंड में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, वो भी क्रोमोफोर्स एज अ क्रोमोफोर रिएक्ट करते हैं। बट उस क्रोमोफोर को हम इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर कहते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र क्रोमोफोर है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनिलीन देख लो, यहाँ पे देख लो एनिलीन है, यानी कि C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन है। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोसो है, एजो है, एजो कंपाउंड है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है वो सभी एज अ इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो है ही ऑलरेडी, पर उसमें एक और एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी उसमें अवेलेबल है, इसलिए वो एज अ इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि जिसमें भी एन पाई स्टार का ट्रांजिशन होता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो क्रोमोफोर एज अ रिएक्ट करते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एज अ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसो कंपाउंड, एजो कंपाउंड। ठीक है, देन उसके बाद है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स यानी कि वन ऑफ द, हम उसे क्रोमोफोर्स ही कह सकते हैं, बट ऑक्सोक्रोम्स स्पेसिफिक कलर शो नहीं करते, सबसे पहली बात। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो कोई भी कलर शो नहीं करते, बट वो जो एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोफोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि वो क्रोमोफोर्स के साथ कंबाइन होके कोई कलर शो करते हैं, उसी को हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे C6H5 है एंड एनिलीन है, ठीक है, सॉरी NH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजीन है, बेंजीन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 255 नैनोमीटर, ओके, इतनी होती है। एंड NH2 है, अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो बनेगा C6H5NH2, यानी कि एनिलीन। अब उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 280 नैनोमीटर। अब आप देख सकते हो कि वेवलेंथ 255 से 280 इंक्रीज़ हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज़ हुई, ठीक है। यानी कि ये जो C6H5 है वो एज अ क्रोमोफोर रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, वो दूसरे पे डिपेंड था, क्रोमोफोर डिपेंड ही रहा है, क्योंकि NH2 उसमें ऐड हुआ तभी कलर शो किया इसने। तो ये एज अ क्रोमोफोर था, तो ये जो NH2 है वो एज अ ऑक्सोक्रोम रिएक्ट करेगा, तभी ये जो कंपाउंड है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई। तो इसमें C6H5 क्रोमोफोर होगा एंड NH2 ऑक्सोक्रोम्स एज अ रिएक्ट करेगा, तभी वो कलर शो करेगा, स्पेसिफिक कलर शो करेगा एंड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल डेफिनेशन है, ऑक्सोक्रोम्स इज डिफाइंड विच इज डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक कलर और एब्जॉर्प्शन व्हेन सेपरेटेड, बट when combined with any chromophores increase the absorption wavelength toward the longer wavelength by formation of new chromophores, ठीक है। यानी कि जब तक ये अकेला था, यानी कि NH2 अकेला था, तब तक कहीं भी स्पेसिफिक कलर डिफाइन नहीं किया, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। बट जैसे ही कोई दूसरा क्रोमोफोर्स आया उसके साथ कंबाइन हुआ, तब एक नया क्रोमोफोर्स उसने जनरेट कर दिया, और ये जो नया क्रोमोफोर जनरेट हुआ
तब उसकी जो वेवलेंथ थी वो हायर वेवलेंथ के तरफ आगे बढ़ी, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज हुई, तो उससे हम ऑक्सोक्रोन्स कहते हैं। किसे? जो कंबाइन होगा उससे, ठीक है। तो ये ऑक्सोक्रोम है, जैसे कि OH ग्रुप है, NH2 है, OR है, NHR है, SH है। अब इसमें आप देख सकते हो कि सभी जगह पे लॉन पेयर प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। NH2 पे है, यहाँ पे है, तो ये सभी में लॉन पेयर्स ऐसे प्रेजेंट होती है। तो ये एज अ लॉन पेयर जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो एज अ ऑक्सोक्रोम रिएक्ट कर सकेगा। ओके, तो ये था ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स। आई होप ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स आपको समझ में आ गया होगा। एंड समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड अभी तक ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आपका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।